गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITU क्लासेस। दोस्तों आज है सितंबर 17 2021, फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला पेज जो फ्रंट पेज है इंडियन एक्सप्रेस का वो आज आपके सामने है और फ्रंट पेज में जो सबसे पहली खबर है वो आती है जुडिशरी से। तो इसको हम लोग GS पेपर 2 में कवर करने वाले हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है स्टेज की क्लोज में रोब मीडिया ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। देखिए क्या कहा है। अभी आपको सबको पता है कि हम लोगों ने IT रूल्स 2021, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को इशू किया था सरकार ने, जिसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जनरली जो हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म या जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे अमेजोन होता है, आपका नेटफ्लिक्स होता है। देखिए अभी संडे को हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपका जो जूम ऐप होती है ये OTT प्लेटफॉर्म नहीं है। आपका जो नेटफ्लिक्स होता है, अमेजोन होता है जहाँ पे फिल्में वगैरह दिखाई जाती हैं, या जी होता है, उससे कहते हैं OTT प्लेटफॉर्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फेसबुक वगैरह ये OTT प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। तो देखिए मैं इसको इतनी बार आपको करवा चुका हूँ, हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, फ्यूचर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात ऐसी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के तहत कुछ प्रोविजंस दिए गए थे और उन प्रोविजंस के तहत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। रिस्ट्रिक्शन कुछ इस तरह की थी, आपको सबको पता है कि अगर आपके पास कंप्लेंट आती है तो 24 आवर्स में कंप्लेंट को टेक डाउन कीजिए, आप एक कंप्लाइंट ऑफिसर को वहाँ पे लगाइए, एक नोडल ऑफिसर को वहाँ पे लगाइए। इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर थी, जिसके अंदर एक रूल था, रूल 9193। रूल 9193 इसको आपने याद रखना है। ये रूल क्या कहता है भैया? ये रूल कहता है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो आपको पसंद ना हो, या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा सीन है, कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको पसंद ना हो, तो उसको 24 आवर्स के तहत उस कंप्लेंट को रिसीव किया जाएगा और वो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा जो हम लोगों ने जो है गाइडेंस रूल्स इन इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया और एथिक्स रूल जो दिए थे, इसके तहत कुछ इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। उसके अलावा जो हमारा सेक्शन 69 है IT एक्ट, ये भी क्या कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कुछ यहाँ पे करना चाहिए। देखिए पास्ट में मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रोविजन है 91 और 93, ये मीडिया की फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो डिजिटल मीडिया है हमारा, या किसी भी तरह का मीडिया है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम इसके ऊपर स्टे लगाते हैं, स्टे लगा दिया गया है। मतलब 91 और 93 ये दो क्लोज ऐसे हैं इस रूल के जो अभी लागू नहीं होंगे। डेफिनेटली जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है ये पूरे कंट्री में ही लागू किया जाएगा, लेकिन दिल्ली अभी जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है। तो देखिए अगर कोई हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो वो पूरी कंट्री में लागू किया जाता है, लेकिन उसी हाई कोर्ट के अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट को सुना देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, हाई कोर्ट का नहीं माना जाता है ना। हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। अगर मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया तो समझ लो वो पूरी कंट्री में ही लागू होगा, अगर इसी तरह का कोई ऑर्डर किसी और हाई कोर्ट में पास नहीं हुआ है तो। और सुप्रीम कोर्ट अगर कर देता है तो वो पूरी कंट्री में चलता है। ये आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका दोस्तों बैड बैंक को लेके। ये बैड बैंक क्या है, कैसे काम करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आपको डिटेल में करवाने वाला हूं। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्योंकि एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आपको मैं करवाऊंगा अच्छे से। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है डेज बिफोर क्वाड ऑस्ट्रेलिया US UK जॉइन हैंड्स टू काउंटर चाइना। भैया सभी के सभी वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली जो डेमोक्रेसीज हैं या ओपन इकोनॉमीज़ हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, अपने आप को फ्री वर्ल्ड बोलते हैं, आजकल वो चाइना के अगेंस्ट में एकजुट हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है USA का। आपको ये भी पता है कि पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। कुछ साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन सबसे बढ़िया हुआ करते थे,
लेकिन जब से कोविड आया है, और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई थी जो चाइना एक्चुअली उनके एमपी जो है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियन, उनके ऊपर कुछ जासूसी कार्रवाई कर रहा था। तब से इनके रिलेशन खराब होना शुरू हुए। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम ये जो लैब से लीक हुआ है वायरस, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तब से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं, और अल्टीमेटली इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि अभी वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और दोनों के इंटरेस्ट कहाँ पे हैं? पैसिफिक ओशन में दोनों के इंटरेस्ट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तो प्लेयर अच्छे हैं ही, यूके ने भी इनको ज्वाइन किया है। तो इन तीनों कंट्रीज ने अभी एक अग्रीमेंट किया है, और जिस अग्रीमेंट के तहत यूएसए और यूके ये दोनों हेल्प करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। किस चीज में करेंगे भैया? न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में। न्यूक्लियर सबमरीन। तो न्यूक्लियर सबमरीन का प्लान है अभी। तो यूके और यूएसए इसकी हेल्प करेंगे ताकि ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके और चाइना को काउंटर किया जा सके। ये कब किया गया? डेज बिफोर क्वाड। क्वाड से पहले ये किया गया। देखिए, अभी क्वाड की मीटिंग होने वाली है जिसमें इंडिया, जापान और है ना, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री होती हैं। इनकी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग से पहले यूके ने भी यहाँ पे आके ज्वाइन किया है, और एक इन्होंने, तीनों ने एक अलग से अग्रीमेंट यहाँ पे कर लिया है। तो चाइना को इसको लेके बहुत मिर्ची लगी है, बहुत ज़्यादा। इवन फ्रांस भी इससे नाराज़ हुआ है। क्यों नाराज़ हुआ है वो अभी थोड़ी देर में आपको करवाऊंगा इंटरनेशनल वाले मुद्दे पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी न्यूज़ यहाँ पे थी कि आज यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक और जो न्यूज़ इंटरेस्टिंग है वो है ये, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से 110% इस तरह की न्यूज़ वो आपसे एग्जाम में पूछता है। अगर आप स्टेट पीसीएस देते हो तो 100% पूछता है। यूपीएससी अगर आप देते हो तो फिर भी आपके 70-80% चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसको हम लोग कहाँ से करते हैं? इसको आप कई सेक्शन से कर सकते हो। इसको बेसिकली आप साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से ज़्यादा करोगे। ठीक है, क्योंकि नई कोई डिस्कवरी होती है तो साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आपको करने का मन है तो वैसे आप ज्योग्राफी से भी कर सकते हो, लेकिन साइंस एंड टेक से ज़्यादा बनता है। बात कुछ ऐसी है कि राजस्थान के अंदर कुछ स्पीसीज के, जो शार्क स्पीसीज थे, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अभी नहीं पाए जाते हैं, उनके फॉसिल्स पाए गए हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अब ये शार्क तो पानी के अंदर रहती है, राजस्थान के अंदर शार्क स्पीसीज के फॉसिल्स कैसे आ गए? ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो, आज राजस्थान के अंदर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो ये राजस्थान का जितना भी प्लेन आपको नजर आता है, इट इज अंडर द सी। इसी वजह से राजस्थान के अंदर ऑयल की डिस्कवरी भी हुई है, और बहुत सारे मरीन फॉसिल्स हैं जो यहाँ पे हुआ करते थे, बाद में वो मर गए, लेकिन उनके एविडेंस आज भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की के साथ, ये भी आपको याद रखना है, रुड़की के साथ मिलके एक प्रोग्राम चलाया था, एक रिसर्च प्रोग्राम चलाया था, जिसमें उन्होंने शार्क के कुछ फॉसिल्स वहां पे मिले हैं। इस शार्क का नाम आपको याद रखना एग्जाम के लिए, जिसे कहा जाता है हाइबोडोडंट शार्क। हाइबो, HYBODONT, हाइबोडोडंट शार्क। कहां पे पाई गई है? जैसलमेर में पाई गई है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो हाइबोडोडेंट शार्क है, ये ट्राइसिक पीरियड में और जुरासिक पीरियड में डोमिनेट करती थी। अब ये जुरासिक और ट्रासिक पीरियड क्या होता है? देखिए, जुरासिक पीरियड तो सबको पता है, उस समय डायनासोर्स हुआ करते थे। जुरासिक पार्क मूवी भी बनी हुई है हॉलीवुड में, आई होप सबने वो देखी भी होगी। तो जुरासिक पार्क का जो टाइम पीरियड है वो होता है 201 से लेके 145 मिलियन ईयर्स तक। ट्राइसिक का जो समय होता है वो होता है 227 से लेके 201 मिलियन ईयर तक। तो ये पीरियड आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा क्रिटेशियस पीरियड, 145 से लेके 66 मिलियन ईयर्स अगो तक। 66 मिलियन ईयर्स में आपके डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन जब बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ के ऊपर गिरा तो वो हमारे डायनासोर्स खत्म हो गए। तो ये ट्राइसिक पीरियड में और जुरासिक पीरियड में ये जो यहाँ पे जो शार्क है ये हुआ करती थी जैसलमेर में। तो इसका मतलब उस समय पे जो राजस्थान वाला जो एरिया है ये भी पानी के अंदर हुआ करता था। ये आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है। देखिए, इसने पीरियड भी दिया हुआ है कि इसके 30 दांतों के उनको अवशेष मिले हैं, जिसको रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया है कि दिस स्पीसी लिव्ड अबाउट 160 मिलियन टू 168 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम दिया गया है स्ट्रोपोफोडस जैसलमेरेंसिस।
जैसलमेर में पाई गई है ना, इसलिए इसका नाम दिया गया है जैसलमेनेरेसिस। ये आपको याद रखना है। और ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है? हाइबोडोडंट इस स्पीसीज से बिलोंग करता है और ये इसका नाम है स्ट्रोपोफोडस जैसलमेरेंसिस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका नेपाल भी आ गया, पाकिस्तान आ गया, भूटान आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, है ना, बांग्लादेश भी आ गया, ये आपका श्रीलंका भी आ गया। ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्ट्रोफोफोडस जीनस की सबसे पहला रिकॉर्ड ये पाया गया है। तो ये भी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है जो आपको पता होना चाहिए। इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर से लेके 3 मीटर तक लंबी होती है। 65 मिलियन के आसपास ही एक्सटिंक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी। इंटरेस्टिंगली उसी समय डायनासोर भी खत्म हुए थे। क्या डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने में और इस शार्क के एक्सटिंक्ट होने में कोई रिलेशन है? ये अभी हमें नहीं पता है। इसका शायद पता चलेगा फ्यूचर में। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दोनों के दोनों स्पीसी, डायनासोर और शार्क, एक ही समय पे एक्सटिंक्ट हुए अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल नई डिस्कवरी है, यूनिक डिस्कवरी है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार हुई है, जैसलमेर में पाई गई है। इसका नाम क्या है? ये कौन सी स्पीसी से बिलोंग करती है? शार्क की। ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। 110% इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में। अगली जो न्यूज आती है वो आती है ट्रिब्यूनल से। इसको मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ट्रिब्यूनल को पढ़ पढ़ के हम लोग बोर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में और सरकार के बीच में घमासान चल रही है ट्रिब्यूनल्स को लेके। पहले तो ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसी खाली पड़ी हुई थी, सरकार अपॉइंट नहीं कर रही थी। अभी जब सरकार ने अपॉइंट कर दिया है तो उस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लेके प्रॉब्लम है ना। तो वो क्योंकि सरकार ने अभी ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 पास किया था जिसमें सरकार ने कुछ ट्रिब्यूनल्स को खत्म कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही उससे नाराज चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सीधी सीधी धमकी दी है कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं किया तो मैं आपके ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दूंगा, मतलब उसको अप्लाई नहीं होगा, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखते हैं फ्यूचर में इसके बारे में क्या एक्शन लेने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा चलिए, चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। कहाँ पे? उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड, ये पूरी चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उत्तराखंड में पहले कोविड की वजह से चार धाम की यात्रा कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अभी सितंबर 18 से उसको दोबारा चालू कर दिया गया है। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चार धाम के अंदर क्या क्या होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये होते हैं हमारे चार धाम। बस इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड के चार धाम हैं ये, इंडिया के चार धाम अलग होते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या इंडिया के अंदर चार धाम कौन से होते हैं। चारों दिशाओं में होते हैं, एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है, एक साउथ में है, एक वेस्ट में है। ये चारों धाम के नाम मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में फटाफट, ठीक है। चलिए, अगली जो न्यूज़ हम लोग करने वाले हैं वो एडिटोरियल सेक्शन है। इसको आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, आपके काम का नहीं है। पूरा पॉलिटिकल है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। ये पॉलिटिकल है, इसको भी छोड़ सकते हो। पंजशीर के वैले बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, है ना। तालिबान को लेके है, पुराना टॉपिक है, कुछ भी नया नहीं है, छोड़ सकते हो। उसके अलावा ये जो बैक टू स्कूल मैंने 2 दिन पहले ही आपको करवाया था, रिपीटेड है। अगर आपके पास समय है तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसको भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि केरला को लेके इसके बारे में बात की गई है। तो ये भी कोई रीजनल न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़्यादा नहीं है। नीट के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि तमिलनाडु में एक 9 मेंबर का पैनल बनाया गया था जिसने नीट को लेके कुछ डिस्कवरी की थी, है ना। उसने कहा था कि जब से नीट को इंट्रोड्यूस किया गया है, तमिलनाडु के स्कूल बोर्ड के मीडियम के जो बच्चे हैं, जो वीकर बैकग्राउंड से बच्चे हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे हैं, उन बच्चों की नीट में पार्टिसिपेशन कम हो गया है ना। नीट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017-2018 के अंदर में। तब से लेके अब तक तमिलनाडु के अंदर ये समस्या है। इससे पहले तमिलनाडु में जो मेडिकल स्कूल्स कॉलेज में एडमिशन होते थे वो 12th के नंबर के बेसिस पे होते थे। बाद में सरकार ने नीट को इंट्रोड्यूस किया गया पूरे इंडिया में। इसके लिए सरकार ने क्या किया, अभी तमिलनाडु की सरकार ने कानून पास किया गया और जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग नीट को अपने स्टेट में अप्लाई नहीं करने देंगे, हम लोग पुराने सिस्टम से ही चलेंगे। अभी ये पास तो हो गया है वहाँ के विधानसभा में, लेकिन प्रेसिडेंट ने अभी तक इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हैं।
ठीक है, तो ये वीकर बैकग्राउंड वाले पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तमिलनाडु के स्कूल बोर्ड वाले, वो सारी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वो सारी समस्याएं हैं। कुछ बच्चों ने वहाँ पे सुसाइड भी किया है, तो ये भी एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है इसकी वजह से, तो शायद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि देखिए, नीट बुरा नहीं है। तमिलनाडु की सरकार नीट को अपनी स्टेट में पर्टिकुलरली अप्लाई, अब उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, स्टेट की समस्या है। नीट को जो अब अप्लाई किया गया था ऑल इंडिया लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया गया था, क्योंकि पहले हर स्टेट में एडमिशन का प्रोसीजर अलग अलग होता था, तो वहां पे करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। मध्य प्रदेश का केस तो सबने सुना ही होगा, है ना। तो उस करप्शन को दूर करने के लिए और पूरी कंट्री में सिस्टम को यूनिफॉर्म करने के लिए नीट को इंट्रोड्यूस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका अच्छे से स्वागत किया था। समस्या यह है कि तमिलनाडु की सरकार उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, जो नया पैटर्न है अब उसको ट्रांजिशन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। स्टूडेंट को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, अपने करिकुलम को, अब सिलेबस को अपडेट कर सकते हो नीट के अकॉर्डिंग। जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्प कर सकते हो। लेकिन ये कहना कि हम लोग नीट को ही स्क्रैप करेंगे, वो एक गलत अप्रोच है। नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम को चेंज कीजिए, है ना। मतलब हम अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम नीट को ही स्क्रैप कर देंगे। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ है, देखिए आज एडिटोरियल कोई खास नहीं था तो आज एडिटोरियल हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आज ये इतनी शानदार चीज़ दी हुई है ना, बैड बैंक, तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने जीएस पेपर 3 से कवर करते हो, इकोनॉमी वाले सेक्शन से, और इकोनॉमी में भी बैंकिंग वाले सेक्टर से आप इसको कवर करते हो। सॉरी, व्हाट्स गुड अबाउट बैड बैंक। ये बैड बैंक क्या है, इसके पहले भी आपको मैं कई बार बता चुका हूं। बैड बैंक दोस्तों कोई बुरा बैंक नहीं है, और ना ही ये बैड बैंक किसी बुरे लोगों के लिए है, जैसे जो एकदम गुंडा टाइप के लोग होते हैं कि उनके लिए हम एक अलग से बैंक बनाएंगे, विजय माल्या और नीरव मोदी टाइप के लोगों के लिए, है ना, कि जब आपको लोन लेना है तो आप यहां से लीजिए बैड बैंक के लिए, एसबीआई आपको लोन नहीं देगा। ऐसा कोई भी बैंक नहीं है, ये नाम इसका बैड बैंक है, और एक्चुअली इसका बैड बैंक नाम भी नहीं है, लेकिन इसका बैड बैंक बोला जाता है जनरल टर्म में। किस लिए यूज होता है, क्यों बना है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बैड बैंक के दो पार्ट होते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। पहला है NARCL, जिसका मतलब होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो NARCL हो गया आपका पहले। दूसरा होता है आपका IDRCL, इसका मतलब होता है कि इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, और NACL का मतलब आपका होता है क्या, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इनकी दोनों की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अब बैड बैंक के ये दो पार्ट है, ये लोग क्या करेंगे, जो NARCL है ना, वो जितने भी बैंक्स हैं उनका जो NPA होता है, जो बैड लोन होता है, NPA को बैड लोन बोलते हैं ना, वो इसको अक्वायर करेगा। इसको अक्वायर करने के बाद उसको मार्केट में कौन बेचेगा, IDRCL। तो एक उसको अक्वायर करेगा, दूसरा उसको बेचेगा। जैसे जो रिटेलर होता है, रिटेलर क्या करता है, वो होलसेलर से सामान लेता है और कस्टमर को बेचता है। तो ये जो आपका NARCL है, ये होलसेलर से सामान लेगा, और IDRCL है वो उसको कस्टमर को बेचेगा। कस्टमर मतलब किसी और को बेचेगा। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। अगर आप बैंक्स की बात करो तो ये NPA क्या होता है, ये सबको पता है। बैंक का जो मेजर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बैंक जनता से डिपॉजिट लेता है और जनता को उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट रेट पे करता है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है। बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक उसी पैसे को किसी और को क्रेडिट करता है, टाटा बिरला अंबानी को, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो बैंक आपको देता है 4% का इंटरेस्ट रेट, और बैंक इनसे लेता है 6% का इंटरेस्ट रेट। तो 2% का जो बेनिफिट होता है बैंक का, यही बैंकिंग का फंक्शन होता है। इस 2% में ये क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देगा, लैंड का रेंट भी देगा, कुछ प्रॉफिट भी कमाएगा, शेयर होल्डर्स को भी देगा। तो बैंक का बेसिकली बेसिक फंक्शन होता है। ओके, अब बैंक ने मान लो ये टाटा बिरला अंबानी मोदी को, नीरव मोदी को या विजय माल्या को लोन दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि अपना लोन ना चुकाएं, उसका इंटरेस्ट पे ना करें, तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है NPA के अंदर में।
जिसे कहा जाता है, तो ये रिस्क है, बैंक ये रिस्क ले रहे हैं। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जो डिपॉजिट होता है बैंक का, जो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक की लायबिलिटी होती है, वो बैंक की मजबूरी होती है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको वापस करना। और ये जो बैंक लोन देता है आगे फर्दर, वो बैंक की एसेट होता है। क्या होता है? एसेट, जिससे बैंक को इनकम होती है। तो ये जब एसेट परफॉर्म नहीं करते हैं, उसी को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और इसको कहा जाता है बैड लोन। हमारी कंट्री में बैड लोन की समस्या इतनी बड़ी है कि आज के समय में इंडिया में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, भैया देख लो कितनी जीरो आती है इसके अंदर, 2 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हमारे बैंक्स के पास हो चुका है। अब इसकी समस्या को कैसे सुलझाएंगे? अब आप एक चीज देखो, बैंक का मेन काम होता है पैसे को लोन पे देना, उसको क्रेडिट देना। भैया रिकवरी बैंक का काम नहीं है। तो जब बैंक रिकवरी भी करने लगेगा तो उसके जो फंक्शन है वो इंपैक्ट होगा नेगेटिवली। तो बैंक, सरकार चाहती है कि बैंक अपने बैंकिंग वाले फंक्शन पे फोकस करें, रिकवरी वाला काम हम लोग कर लेंगे। उस रिकवरी के लिए हम लोगों ने कई सारी चीज बनाई रखी हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना रखा है, सरफेसी एक्ट एंड ऑल दैट, है ना, ये सबको पता है पहले से ही, सरफेसी एक्ट और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, ये भी समस्या है। तो एनपीए की वजह से क्या होता है, जब बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा हो जाता है तो इससे बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है, और बैंक क्या करते हैं, रिस्क अवर्स हो जाते हैं। रिस्क अवर्स का मतलब ये है कि वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो वो किसी को लोन नहीं देंगे, और जब लोन नहीं देंगे तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बैंक डर जाते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, इसलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहते, और जब वो रिस्क नहीं लेंगे, लोन नहीं देंगे, तो उनको प्रॉफिट भी नहीं होता है। इससे हमारा पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है डिसबैलेंस हो जाता है, और किसी भी कंट्री की जो बैकबोन होती है इकोनॉमी की, वो बैंक्स होते हैं। इसी के लिए हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम थी। 2016 के बाद हमारी कंट्री में एनपीए की समस्या और ज्यादा बढ़ गई, हालांकि पहले से भी काफी खतरनाक थी, लेवल पे थी 2010 के बाद स्पेशली, लेकिन 2016 के बाद और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि आरबीआई ने कुछ ऐसे मूव लिए कि बैंकों को टाइट कर दिया, टाइट इन द सेंस कि सिक्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बैंकों का एनपीए जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ये यहाँ पे समस्या है। अब यहाँ पे पब्लिक को भी डर है। पब्लिक को डर किस बात का है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो एनपीए है ना, वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में कंपैरेटिवली कम है। तो जनता का पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट कम हो जाता है, और जब जनता का ट्रस्ट कम हो जाता है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल ट्रस्ट कम हो जाता है। इसीलिए बैड बैंक की रिक्वायरमेंट थी, ताकि आप इसको इंप्रूव कर सको। तो बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक ये जो लोन है, मान लो सपोज करो एसबीआई के ऊपर जो है 10,000 करोड़ रुपए का बैड बैड लोन है, मतलब एनपीए है, तो ये क्या करेंगे, एनएआरसीएल जो है वो 10,000 करोड़ रुपए परचेज कर लेगी एसबीआई से, और उसको बदले में 15% तो कैश के रूप में देगी, और 85% उसको सिक्योरिटी के रूप में देगी। मतलब तुरंत नहीं देगी, बाद में देगी। बाद में कब? तो एनएआरसीएल क्या करेगा, अभी बैंक को रिकवरी नहीं करना है, एनएआरसीएल जो है ना वो रिकवरी करेगा 10,000 करोड़ रुपए की। वो कैसे करेगा ये अलग से बात है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके अंदर। तो वो क्या करेगा, जो बैंक का जो ये लोन होता है इसको रिकवरी करेगा अलग अलग तरीके से, और रिकवरी करने के बाद जो भी पैसा उसको मिलेगा एनएआरसीएल को, वो उसको वापिस कर देगा बैंक को। अब हो सकता है कि 10,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ की रिकवरी ना हो सकता है सिर्फ 5,000 करोड़ की ही रिकवरी हो। 5,000 रुपए तो, करोड़ रुपए तो एसबीआई को वापस कर देगा। व्हाट अबाउट अनदर 5,000 करोड़ रुपीस, वो पैसा उसको सरकार देगी। तो सरकार ने अभी 30,600 करोड़ रुपए अलग से निकाल के रखे हैं, कि जो इनके बीच में गैप होगा रिकवरी के बीच में और एनपीए के बीच में, ताकि वो बैंक्स को दिया जा सके। तो इससे बैंक खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि उनका एनपीए खत्म हो जाएगा। बैंक का जब एनपीए खत्म हो जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से लैंडिंग कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, और जब एनपीए फंक्शन करेगा तो मतलब बैंक्स फंक्शन करेंगे तो पूरा इकोनॉमी फंक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंसर्न है। क्या कंसर्न है? सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि जैसे बैंक्स, हमारे जो सरकारी बैंकों की हालत है, ऐसा भी हो सकता है कल को वही हालत बैड बैंक की भी हो जाए। तो भैया चलो बैंक्स को तो
ये जो 30,600 करोड़ रुपए ये कहां से आया? ये तो आपके और मेरी पॉकेट से आया ना, टैक्स पेयर से ही आया है। कल को अगर बैड बैंक भी अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो बैड बैंक को कौन कैपिटलाइज करेगा? बैड बैंक को भी टैक्स पेयर कैपिटलाइज करेंगे। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? टैक्स पेयर के ऊपर आ रहा है ना। तो ये 30,600 करोड़ रुपए हैं, ये हमारी जेब से जाएगा भैया। और कल को अगर बैड बैंक रिकवरी नहीं कर पाया तो बैड बैंक को हेल्प करने के लिए भी पैसा चाहिए, वो भी हमारे ही जेब से आएगा। तो अल्टीमेटली बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर ही आने वाला है। और ये सरकारी महकमा है। अब सरकारी महकमे में काम कैसे होता है ये सबको पता है। पता लगे कल को बैड बैंक भी बैड निकला तो फिर आप क्या करोगे, है ना। कुछ कुछ समस्या यहाँ पे हैं। और अभी ये इंडियन इकोनॉमी एक नया एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं फ्यूचर में कैसे काम करेगा। चलिए ठीक है। एक और जो अगली न्यूज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे तो लगी। वो इंटरेस्टिंग ऐसी है कि फ्यूचर में पता क्या करना आपने, फ्यूचर में आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। अभी आप क्या करते हो, वैक्सीन का टीका लगवाते हो ना, सिरिंज से लगता है आपको, इंजेक्शन लगवाते हो। फ्यूचर में एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा कि आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको कुछ प्लांट्स दिए जाएंगे, आप उन प्लांट को खा लो अपने सलाद में और आपके अंदर जो है वैक्सीन चली जाएगी। है ना मस्त चीज। कैसे? देखिए, अमेरिका में एक्सपेरिमेंट किया गया प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाने के लिए, लेटुस जैसे पालक वालक होती है ना, उसको लेके। कैसे? अभी जो वैक्सीन बनाई जाती हैं वो उनका यूज किया जाता है मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू आपको वो दिया जाता है। ऐसा किया जा रहा है फ्यूचर में, एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है कि ये एमआरएनए जो वैक्सीन है ये प्लांट्स के अंदर ही प्रोड्यूस होगी। मतलब आपने पालक या कोई भी एक प्लांट ले लिया, है ना, स्पिनच, लेटूस, इस टाइप का, वो उसके अंदर ग्रो करेगा। तो वैक्सीन को आप इंड्यूस करोगे प्लांट के अंदर, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता चला जाएगा उसके अंदर वैक्सीन का जो एमआरएनए है वायरस का ये भी ग्रो करेगा, और जब आप उसको खाओगे तो आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो फ्यूचर में विटामिन तो आपको मिलते ही हैं सब्जियों से, फ्यूचर में आपको वैक्सीन भी सब्जियों से मिलेगी। और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल एक्चुअली हुआ है। तो फ्यूचर में अपने घर के बैक साइड में भी आप वैक्सीन को ग्रो कर सकते हो। आपका छोटा मोटा पार्क होता है गमलों में, आप वैक्सीन को ग्रो कर सकते हो। दिखने में तो एकदम सुनने में साइंस फिक्शन टाइप का लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में रियलिटी होने वाला है कुछ समय में। साल 2 साल 5 साल लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, चलिए। कोई खास न्यूज़ नहीं थी, बट वैसे इंटरेस्टिंग थी इसलिए आपको बता दिया। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया अग्री ऑन अ न्यू इंडो पैसिफिक। देखिए, चाइना फ्यूम्स, फ्यूम्स का मतलब यह है कि चाइना हो गया गुस्सा, एंगर। ठीक है, फ्यूम मतलब एंगर। अब यहां पे एक चीज देखो आप कि कुछ समय पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील साइन हुई थी, लगभग $40 बिलियन की डील साइन हुई थी। इसमें फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को कुछ सबमरीन देने वाला था, लेकिन ये सबमरीन जो है वो डीजल पे चलती थी, न्यूक्लियर पे नहीं चलती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी इस डील से बाहर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने ये डील फ्रांस से करने की बजाय किसके साथ कर ली? यूएस से और यूके के साथ कर ली, जिससे फ्रांस इस समय बहुत ज्यादा नाराज है। फ्रांस ने कई बयान भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि दोस्तों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग अलाए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे इससे बाहर रखा गया, मेरी डील को आपने निकाल दिया, तो थोड़ा सा गुस्सा है। और ये जो अग्रीमेंट है तीनों कंट्री के बीच में हुआ है, इसे कहा जाता है ओकस, AUKUS, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूके एंड यूएसए। ओकस नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये जो नई सबमरीन की डील हुई है वो कैसी सबमरीन है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। मतलब उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर प्लांट होता है जिससे उस सबमरीन को एनर्जी मिलती रहती है, और जब एनर्जी उसको न्यूक्लियर से मिलती है तो मतलब कई सालों तक, 5-5 सालों तक वो सबमरीन पानी के अंदर रह सकती है। अब डीजल तो इतना नहीं होता है, तो डीजल के लिए उसको ऊपर आना पड़ता है, तो थोड़ी सी यहाँ पे समस्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूज था, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये सारा किस लिए हो रहा है? ये हो रहा है सब कुछ चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना आजकल सबके नाक में दम किए हुए है, तो इसलिए सभी लोग चाइना के अगेंस्ट में आ गए हैं। उसके अलावा जो अगली न्यूज आती है यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि वर्ल्ड लाइकली टू मिस क्लाइमेट टारगेट डिस्पाइट पोज इन द क्लाइमेट। ये क्लाइमेट टारगेट क्या है? क्लाइमेट टारगेट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टारगेट है वर्ल्ड का कि 2100 तक हम लोगों को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से
1.5 डिग्री और 2 डिग्री से टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाने देना है। ये हमारा टारगेट है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हम लोग इस टारगेट को मिस कर देंगे अगर अगले 10, 15, 20 साल में हम लोगों ने रेडिकल स्टेप्स नहीं लिए। तो भैया वैसे भी ट्रेन तो हाथ से छूट चुकी है, लेकिन अगले 10-20 साल में अगर हम लोगों ने रेडिकल स्टेप नहीं लिए तो ये है टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी जा सकता है। और 3 डिग्री सेंटीग्रेड जिस दिन चला गया ना, उस दिन कैटास्ट्रोफी होने वाली है। साइक्लोन्स, फ्लडिंग इतना ज़्यादा रैम्पेट हो जाएगा कि इस धरती के ऊपर जीना बड़ा दुर्भर हो जाएगा हमारे लिए। ऐसा यूनाइटेड नेशन ने कहा है। ठीक है, चलिए, कोई खास न्यूज़ नहीं थी, सिंपल एक स्टेटमेंट था। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है इंस्पिरेशन 4। अब ये एग्जाम में आपसे पूछेगा इंस्पिरेशन 4 क्या है। इंस्पिरेशन 4 दोस्तों कुछ नहीं है, एस्ट्रोनॉम्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो अभी स्पेस में गए हैं। स्पेस इन द सेंस कि वो धरती का जो ऑर्बिट है, अर्थ का जो ऑर्बिट है, यहाँ पे चक्कर काटेंगे, 3-4 दिन तक वहां पे रहेंगे। और इसको भेजा किसने है? स्पेस एक्स कंपनी ने इसको भेजा है। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स क्या है आपको पता है? इलॉन मस्क की कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट कंपनी है। इसने 4 एस्ट्रोनॉट को अभी भेजा है ऊपर, ठीक है, जिसका नाम रखा है उन्होंने इंस्पिरेशन 4। अब ये धरती के चक्कर काटेंगे, धरती के चक्कर काटेंगे, ठीक है। कितने चक्कर काटेंगे? 15 चक्कर काटेंगे। दे विल मेक 15 ट्रिप्स अराउंड द प्लेनेट ईच डे। हर दिन धरती के 15 चक्कर काटने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना स्पीड में ये लोग रोटेट करने वाले हैं अराउंड द अर्थ। डेली 15 चक्कर काटेंगे। तो ये इंस्पिरेशन 4 आपको पता होना चाहिए, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेस एक्स का एक रॉकेट लॉन्चर होता है जिसे कहा जाता है फाल्कन। ठीक है, फाल्कन, फाल्कन 4, फाल्कन 2, 3, 4। तो ये फाल्कन के बारे में आपको पूछ ले कभी तो आपको पता होना चाहिए स्पेस एक्स से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा 1400 डॉल्फिन्स को मारा गया है। तो ये तो आप थोड़ा न्यूज़ खुद ही पढ़ लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी में अगर हम जाएं तो ये इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ये तो रिपीटेड यहाँ पे दिया हुआ है। टेलीकॉम वाला कल भी हम लोगों ने किया था। उसके अलावा जो त्यागी जी हैं, त्यागी जी कौन है? ये हमारे एसबीओ सेबी, सॉरी एसबीओ नहीं, सेबी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है मिस्टर त्यागी। इन्होंने कहा है कि आईपीओ प्राइस डिस्कवरी नोट एज ट्रांसपेरेंट एंड द स्टॉक मार्केट। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट को कहते हैं स्टॉक मार्केट, प्राइमरी मार्केट को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होती है और पहली बार वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है, उसे कहा जाता है आईपीओ। एक बार जब उसने पब्लिक में शेयर इशू कर दिए, उस शेयर को आप फर्दर बेचते हो या खरीदते हो, उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इन्होंने ये कहा है कि आईपीओ ट्रांसपेरेंट नहीं है जबकि स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंट है। हालांकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली आईपीओ कम ट्रांसपेरेंट है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, ऐसा त्यागी जी ने कहा है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज बोली है, वो क्या है? वो है T2, T3 एंड T2 एंड T1। ये भी काफी न्यूज में रहा है पिछले दिनों। T+2 क्या है, T+1 क्या है, ये मैंने आपको बताया था। टी का मतलब एक होता है टाइम फ्रेम होता है, सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट पीरियड होता है, ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन +3, ट्रांजैक्शन +2, ट्रांजैक्शन +1। ये होता क्या है? T3 एंड T2 जो है वो इंडिया में 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी इंडिया ने क्या किया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए T1 को भी इंट्रोड्यूस किया है। ये है क्या? इसका मतलब होता है सेटलमेंट पीरियड। जैसे आपने आज अगर कोई शेयर परचेज, मान लिया जैसे आपके पास टाटा के शेयर्स हैं और आज जो है, आज फ्राइडे है, अगर फ्राइडे ने को आपने उनको सेल किया है तो वो आपके जो आपने सेल किया है उन शेयर्स को, वो पैसा आपकी पॉकेट में कब आएगा? वो आएगा आपकी पॉकेट में परसों, मतलब संडे को आएगा, क्योंकि बीच में एक दिन का सेटलमेंट पीरियड होता है। इसे कहा जाता है T+1। तो आज आपने बेचे, कल को वो पैसा ब्रोकर की पॉकेट में आएगा, परसों को वो पैसा आपकी पॉकेट में आएगा एक दिन के बाद। इसे कहते हैं T+1। और जब वो 2 दिन के बाद आता है उसे T+2 कहते हैं। जब 3 दिन के बाद आता है उसके T+3 कहते हैं। बस इतना ही था। अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने T+1 को इंट्रोड्यूस किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। T3 और T3 को जो है 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है।
ठीक है। उसके अलावा जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है भैया लखनऊ में, 50 आइटम्स को इसमें रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि किसी भी आइटम को अगर ऐड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, रिव्यू करना है, तो काम किसका होता है? जीएसटी काउंसिल का होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि पहले मैं करवा चुका हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे करते हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि जो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये आप मुझे बताओगे। एक और क्वेश्चन मुझे आप बताओगे कि जो जीएसटी काउंसिल है ये कौन से आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके तहत हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल को बनाया है। ठीक है, तो ये आपको पता चलना चाहिए। इस बार जीएसटी काउंसिल के दो सबसे बड़े जो मुद्दे होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। एक तो ये होने वाला है कि जो पेट्रोल डीजल वगैरह है क्या इसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया जाए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये भी होने वाला है यहाँ पे कि जो फूड डिलीवरी एप्स होती हैं जैसे जोमेटो स्विगी हो, है ना, क्या इनको भी जीएसटी के अंदर लाया जाए। क्या जोमेटो और स्विगी को हम लोग रेस्टोरेंट के जैसे ट्रीट करेंगे? जोमेटो और स्विगी रेस्टोरेंट नहीं है, वो तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेके आपको डिलीवर करते हैं, लेकिन जीएसटी का ये कहना है कि हम लोग इनको भी एज अ रेस्टोरेंट ट्रीट करने वाले हैं। तो ऐसा जीएसटी के अंदर अभी जो है वो बातचीत की जाएगी। उसके अलावा कुछ ऐसे आइटम्स हैं, 29 आइटम्स हैं, जैसे आपका जो फ्रेश फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गए, कोकोनट हो गया, फोर्टिफाइड राइस कर्नल हो गया, क्या इनको भी हम लोग जीएसटी के अंदर जो है लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इनकी जो रेट है वो कितनी होगी नहीं होगी, वो सारी की सारी जीएसटी काउंसिल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज एडिटोरियल कोई अच्छा नहीं था, लेकिन एक्सप्लेन्ड सेक्शन में जो बैड बैंक वाला था वो बहुत शानदार आर्टिकल लगा मुझे। आपको वो करना भी चाहिए, आप उसके नोट्स भी बना सकते हो, फ्यूचर के लिए उसको सेव भी कर सकते हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।